खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखे कटाक्ष, तगड़े प्रहार किए। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कि कांग्रेस हार गई तो क्या इसका मतलब यह है कि देश हार गया। कांग्रेस पर कटाक्ष करने के लिए पीएम मोदी ने गालिब का शेर भी पढ़ा और कहा कि धूल चेहरे पर है, आईना साफ करते रहे। यही हमारा आज का मुद्दा है, धूल चेहरे पर और भूल आईना साफ करने की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कांग्रेस पर मोदी का कटाक्ष। इतने बड़े जनादेश को हम ये कह दें कि आप तो चुनाव जीत गए, लेकिन देश चुनाव हार गया। क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया? क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया? क्या ये कौन सा फर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया। मोदी ने कहा हारने वाले के पास ईवीएम का बहाना। ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की तैयारी नहीं है। वो फिर ईवीएम को ढूंढते हैं, ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा जाए। कल लोकसभा में मोदी बोले ऊंचाई कांग्रेस को जनता से दूर लाई। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुच्छ दिखता है। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। क्या ऊंचाई ने कांग्रेस को जमीन से उखाड़ा? किसी हालत में भी कोई इंसान को अपना ऊंचाई नहीं घाटते। ऐसा कांग्रेस पार्टी की ऊंचाई इस तरह ही है कि हमारा गिरता नहीं, चाहे हमें कुछ दुबला पतला हो सकते, ऐसा बात नहीं। हमारा बहन में 52 मेंबर्स है, इसका मतलब दुबला पतला तो हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं ऊंचाई हमारा कभी गिरने वाला है। ऊंचाई कांग्रेस को जमीन पर लाई। ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यह भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। चेहरे पर धूल, आईने की सफाई भूल। देखिए, सरकार अच्छी है या बुरी है, इसकी पहचान इस बात से होती है कि जनता के लिए किसने क्या किया है, किसके राज में जनता के हित में सबसे ज्यादा काम हुए हैं। आपको बताते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी को लेकर जो देश का संविधान है वो क्या कहता है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 38 के मुताबिक सरकार का जो मकसद है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसीलिए सरकार का काम हो या फिर सरकार बनाने के लिए चुनाव, हर जगह जनहित के मुद्दे ही सबसे ऊपर होने चाहिए। यह है वो संविधान का दायरा जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी समर्थक राहुल चक्रवर्ती आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष मिश्रा और डॉक्टर संगीत त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत डॉक्टर पात्रा आपसे करूंगी, बिना रोक टोक के 1 मिनट का समय। सबसे पहले संबित आपके लिए, आप देश को यह बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में जो संबोधन हमने सुना, उसमें हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, लेकिन उस भाषण का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसमें कांग्रेस के लिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए ढेर सारी नसीहतें थी। ऐसा क्यों? देखिए रोमाना जी, स्वाभाविक है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव रख रहे हैं तो जिन मुद्दों को लेकर उससे पहले नेताओं ने अपनी शंकाओं को रखा, उसका निराकरण करना प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है।
और उससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने शंका रखा कि चुनाव तो हो सकता है मोदी जी की पार्टी, हो सकता है मोदी जी या बीजेपी जीत गई हो, मगर हिंदुस्तान हार गया हो। तो मोदी जी ने कहा नहीं, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में ईवीएम की तरफ उंगली दिखाना या इलेक्शन कमीशन की तरफ उंगली दिखाना अच्छी बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से ऊंचाई की बात की गई थी कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत ऊंची है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, ऊंचाई पैमाना नहीं होता है, पैमाना होता है जड़ से जुड़े रहना किसी राजनीतिक दल का। और तीसरी बात, आज जो आईने से धूल साफ करने की बात की, मैं तो कहूंगा कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने एक नुस्खा दिया है कांग्रेस पार्टी को सुधर जाने का कि धूल तो तुम्हारे चेहरे पर है, न नीति है, न नियत है, न नेता है, फिर भी आप ईवीएम में और आप दूसरों में गलती ढूंढ रहे हो। ठीक है सर, एक मिनट हो गया। मैं आशुतोष मिश्रा का रुख कर रही हूँ। आशुतोष, वो गालिब का शेर जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पढ़ा गया कि साहब ताउम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा, मतलब आज आईना दिखा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को, जो बहुत जरूरी था देश हित में। प्रधानमंत्री की स्थिति उस विद्यार्थी की तरह हो गई है जिसने केवल एक पाठ रटा है और किसी भी विषय की परीक्षा हो जाके वही पाठ जो है वो दोहरा देता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। धन्यवाद प्रस्ताव था राष्ट्रपति के लिए और इन्होंने जो है धन्यवाद दे डाला विपक्ष को कि भाई कांग्रेसी आपने इतनी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से हम बार बार चुनाव जीत रहे हैं, वरना जो है भाजपा के पास कोई सकारात्मक एजेंडा तो है नहीं जिस पे लोग उसको वोट दें। और ये कहना कि जो है पिछले 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो बात आज नया भारत आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप क्या करने वाले हैं। उसको पिछले जो जिसने गलती करी उसको तो सजा मिल गई, अब भारत ये देखना चाहता है कि आपने क्या जो है, आपकी विजन क्या है, आपका रोड मैप क्या है, लेकिन वो बात कभी होती नहीं है। बल्कि और सबसे आश्चर्यजनक बात थी जब उन्होंने कहा कि राज्यसभा लोकसभा को आगे बढ़ने से रोकती है। तो ठीक है सर, एक मिनट हो गया है जो कि एक इतने बड़े मदमस्त हाथी को एक मिनट हो गया है, 1 मिनट हो गया है। मैं दोबारा आऊंगी जब बहस खोलूंगी आपके पास। मैं संगीत रागी जी का रुख करती हूँ। संगीत रागी जी, जो बात यहाँ पर आशुतोष भी कह रहे थे कि भाई धन्यवाद विपक्ष को दे रहे थे, ठीक है, मतलब ये विपक्ष सूट करता है ना, फिर जब ऐसा विपक्ष सूट करता है तो उसे नसीहतें क्यों? 1 मिनट। देखिए, कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बराबर ये कहते आ रही है चुनाव जीतने के पश्चात कि आपने चुनाव जीता है, लेकिन देश का जो मैंडेट है वो हम लोगों के साथ है। शायद ये मैंडेट साफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी उनको बता रहे हैं कि देखिए आपकी अपनी गलतियां हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक बुराई इतनी है, संगठन का आपकी नीयत, आपका सांगठनिक ढांचा ठीक नहीं है, आप जिस प्रकार से अपनी नीतियों को आगे ले जा रहे हैं वो ठीक नहीं है और उसके कारण जनता आपके साथ नहीं जाती है, लेकिन उसका बहाना आप दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। तो बुराइयां कहीं आपके अंदर हैं, आपके अंदर है, लेकिन आप आईने की धूल आप हटाने की कोशिश करते हैं। आईने को धूल हटाने से आपके अंदर की बुराइयां ठीक नहीं हो पाएंगी। तो एक ढंग से संबित ने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री ने उनको बताया है कि आप किस प्रकार से अपने संगठन को दुरुस्त कीजिए, आप अपनी आइडियोलॉजी को ठीक कीजिए, आप सरकार के साथ कोऑपरेट कीजिए, रादर देन कि आप हमेशा विपक्ष की तरफ में खड़े रहते हैं। मैं राहुल चक्रवर्ती का रुख करूंगी। राहुल चक्रवर्ती जी, कल तक आपकी पार्टी के सांसद चिल्ला रहे थे सर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कह दिया कि हार के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं और ठीकरा फोड़ रहे हैं ईवीएम पर, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब बंद कर देंगे ना ये ईवीएम का राग आप लोग? देखिए रुमाना जी, एक बात मैंने तो क्या बंद करूंगा या नहीं बंद करूंगा इस विषय में टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर बात तो यह है, एक चीज तो हमको मानना ही पड़ेगा, जो हार हुआ तो हार हुआ है, मगर इसमें हम लोग को एक बड़ा गलती हुआ था। हम लोग पहले ये सोचा नहीं था, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं सही कह रहा है, जो भाई आपका हार हुआ है, हार तो हुआ है, मगर किस बात के लिए हार हुआ है? हम लोग अगर प्रधानमंत्री का वादा जो था वो अगर वो पूरी करते तो ऐसे वाददशी का तरह से हमको भी अच्छा लगता जो प्रधानमंत्री ने अपना वादा को रखे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है, जिस तरह से प्री पुलवामा और पोस्ट पुलवामा, जिस तरह से सेना को ब्रांडिंग किया गया, जिस तरह से इंटीग्रिटी को ब्रांडिंग किया गया, जिस तरह से देश प्रेम को सामने लाया गया, उस तरह से हम लोग उस रास्ते पर हट नहीं सका। ये तो सही बात है, वो रास्ता हम लोग अपना नहीं सका। जिस तरह से ब्रांडिंग भाजपा ने किया हम लोग कर नहीं सका, तो ये हम लोग का गलती था, ये मान रहे हम लोग। पब्लिक को हम लोग मुद्दा दिया डेवलपमेंट का, पब्लिक को मुद्दा दिया हम लोग
रोजगारी का, मगर ये रोजगारी वो हम लोग ब्रांड नहीं कर सकते। जिस तरह से देश प्रेम को, जिस तरह से सेना को, जिस तरह से पुलवामा अटैक को ये ब्रांड किया। ठीक है सर, एक मिनट हो गया, एक मिनट हो गया है राहुल चक्रवर्ती, मैं बहस खोल रही हूँ, आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। और संबित पात्रा मुस्कुरा रहे थे, संबित मुस्कुरा मैं भी रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि प्रधानमंत्री अभी अभी कह रहे थे कि साहब ये जनादेश का अपमान है, लेकिन यहाँ पर राहुल चक्रवर्ती साहब उस सच को समझ ही नहीं रहे हैं। अभी भी वो वही रिकॉर्ड प्ले कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री के भाषण से पहले तक विपक्ष बजा रहा था। अब आप क्यों मुस्कुरा रहे थे, आप भी बता दीजिए। देखिए, मुस्कुराना सबको चाहिए, चाहे आप जीते हो, चाहे हारे हो, चाहे भविष्य कैसा भी हो और वर्तमान कैसा भी हो। मुस्कुराना एक कला है और वो सकारात्मकता झलकाता है, पॉजिटिविटी। और देखिए, आज ये जो युद्ध हुआ है 2019 का लोकतांत्रिक युद्ध, ये सकारात्मकता वर्सेस नकारात्मकता के बीच में है। आप देखिए, सारी चीज सकारात्मक रही भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मैं हाथ जोड़ के राहुल जी से कहूंगा, राहुल जी, केवल एक पक्ष को देख के जनता जनार्दन वोट नहीं करती है, वो गैस सिलेंडर भी देखती है, वो सड़क भी देखती है, वो रेलवे स्टेशन में टिकट बनने की प्रक्रिया भी देखती है, कुछ लोग पासपोर्ट की प्रक्रिया को भी देखते हैं, बहुत सारी चीजों को देखकर जनता जनार्दन, हाँ, पुलवामा के बाद भारत के स्टैंड को भी देखती है, नेशनल सिक्योरिटी को भी देखती है। इन सारे विषयों को समग्रता से समझने के बाद, बूझने के बाद वो विश्वास करती है अपने नेता के ऊपर, और ये होता है सकारात्मकता की जीत। और वहीं एक और नकारात्मकता देखिए, कहीं भी पूरे ऑपोजिशन पार्टीज ने कहीं भी एक भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर पूरे 2014 से लेकर 19 तक एक दिन बात नहीं किया। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, 14 से 19 तक ईवीएम खराब, मोदी जी हिटलर हैं, सारे मंत्री खराब है, देश बिगड़ गया है, देश में सुपर इमरजेंसी लग गया है, इन्हीं तरह की बातों से ये चुनाव लड़ते रहे। नतीजा आपके सामने है। मैं सीधे आशुतोष जी का रुख करूंगी, क्योंकि आशुतोष मिश्रा जी, इन 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हमने यहां पर संविधान की शपथ में मैंने कितने ऐसे शोज किए जिसमें हम ये पूछा करते थे, साहब नीति क्या है, नेता कौन है, एजेंडा क्या है, क्या सिर्फ मोदी विरोधी विपक्ष के पास एक मुद्दा है? जवाब क्या होता था? चुनाव में फैसला हो जाएगा, चुनाव में फैसला हो जाएगा। चुनाव हो गए सर, फैसला हो गया। आप लोग अब इस फैसले के बाद भी जब विपक्ष की तरफ से इस तरीके के बोल सुनाई देते हैं कि ये मोदी की जीत नहीं है, ये तो देश की हार है, तो फिर कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी हार पर शर्मिंदगी छुपाने के लिए इस तरीके के तर्क गढ़ता है। देखिए, अभी जो श्री चक्रवर्ती ने कहा और जो डॉक्टर पात्रा ने कहा, दोनों बात पे आप ध्यान दीजिए। डॉक्टर पात्रा एक ऐसे राज्य से आए हैं जहां की राज्य के चुनाव में भाजपा हार गई और बीजेडी जीती है। उसकी वजह क्या है कि वहां पे लोगों ने सबका साथ सबका विकास नहीं देखा। उनको लगा कि नवीन बाबू ज़्यादा जो है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और नेशनल लेवल पे जो चक्रवर्ती साहब कह रहे थे, एक ये हवा बनाया गया, एक हवा बनाया गया कि देश खतरे में है और जो है घर में घुस के मारा है, तो वहाँ पे, और उसके बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर तक को ये लोग ले आए जो कि गोडसे भक्त हैं, जिनके खिलाफ आज तक कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो है चुनावी मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से भटकाए गए, ये उसका एकदम सीधा उदाहरण उड़ीसा, जहां पे जो है आशुतोष जी, आशुतोष जी आपकी तर्क से जाऊं, आशुतोष जी आपके तर्क से अगर जाऊं तो सीधा उदाहरण तो आप अपनी बात में ही इस बात को लेकर दे रहे हैं किस तरीके से विपक्ष की तरफ से ईवीएम का बहाना गढ़ा गया, क्योंकि आपने ओडिशा की जीत यहां पर गिना दी, वो भी तो ईवीएम से ही हुई है सर। बीजेपी हारी ओडिशा में, राज्य के अंदर, वो ईवीएम से ही है, ठीक है ना सर? एक मिनट, संबित पात्रा यहां पर जवाब भी देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास सर। आइए संबित। जो देखिए, आशुतोष जी ने प्रश्न भी किया है और उसका उत्तर भी स्वयं दे दिया। बिल्कुल सही बात है। वहां पर उड़ीसा मेरे राज्य में, वहां बीजू जनता दल की राज्य के सरकार में जीत हुई है, असेंबली में जीत हुई है, मगर एक दिन भी आप दिखा दीजिए कोई बयानबाजी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कहा हो कि ईवीएम के कारण से हम हार गए हैं, किसी भी एक कार्यकर्ता ने कहा हो कि हम इसलिए हारे हैं क्योंकि वहां प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही थी, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक और बार बता दूं, 2014 में वहां 21% मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 21% से बढ़ के वो अब 38 से 39% हुआ है, और बीजू जनता दल हमसे मात्र 3%
प्रतिशत आगे है 42% में। तो आप देखिए हम मेहनत करते हुए 21 से 39% तक आए हैं और अगली बार हम सरकार बनाएंगे। ऐसे होता है नियत के साथ। मैं सीधे राहुल चक्रवर्ती का रुख करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल चक्रवर्ती, इसी वजह से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि जब ईवीएम पर ठीकरा आप लोग फोड़ने लगते हैं तो फिर आप जनादेश का अपमान करते हैं, परिपक्व लोकतंत्र का अपमान विपक्ष करता है, और वही काम आप लोग कर रहे हैं सर। सुधरने का नाम नहीं ले रहे आप लोग। मेरा मित्र संबित जी एक बहुत अच्छी बात कहा, जो जनता सिर्फ ये हर चीज देखती रहता है, जैसे सड़क देखता रहता है, डेवलपमेंट देखता रहता है, क्या काम हुआ देखता रहता है, वैसे मैं तो एकदम स्वीकार कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई इसमें दो राह नहीं है। जनता देखता रहता है, मगर जिस चीज देखना चाहिए था, ये द्रोह को रोजगारी देखना चाहिए था, जिस तरह से 15 लाख रुपया वापस आने की बात थी वो देखना चाहिए था, जिस तरह जीएसटी का असर क्या हुआ देश में वो देखना चाहिए था, जिस तरह से बेरोजगारी के बारे में देखना चाहिए था, वो दिखा नहीं सके हम लोग। ये हम लोग का गलती है, ये हम लोग का फॉल्ट है, मैं मान रहा हूं। उससे ज्यादा हो गया देश प्रेम, उससे ज्यादा हो गया पुलवामा, उससे ज्यादा हो गया सेना का ब्रांडिंग, ज्यादा किया वो लोग। हम लोग को इसमें कोई दुरा नहीं है, हम लोग दिखा नहीं सके। ये दिखाने का जो काम था हम लोग कर नहीं सके। और बात में जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो तो विश्वास देखे रुमाना जी ना, जब जय श्री राम नहीं कहने से उसको मार गिराया जा रहा है। आज जब पूरा देश में देख रहे हैं विश्वास का नतीजा क्या निकल रहा है। आज तो शिकायत दूर हो गई होगी। आज तो मॉब लिंचिंग पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर बात रख दी राज्यसभा में। आज तो शिकायत दूर हो गई होगी, कम से कम उसकी तारीफ तो कर देते, उसकी तारीफ तो कर देते सर। सर हिंसा की घटनाओं में जिस तरीके से धार्मिक एंगल खोजा जाता है, उसकी निंदा भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वहां पर भी आप लोगों को आईना दिखाया। अब जरा सा संबित पात्रा जवाब दे दें, फिर मैं आ रही हूँ डॉक्टर आगे आपके पास। बेकसूर लड़का को, 17 साल का बच्चा को सिर्फ जय श्री राम नहीं कहने से उसको मार गिरा दिया रहा है। क्या कोई सर आप ही की सरकार है बंगाल में, अगर बंगाल का जिक्र कर रहे हैं तो आपकी सरकार है सर। ममता बनर्जी से कहिए जरा ध्यान दें कानून व्यवस्था पर, जरा ध्यान दे दें सर कानून व्यवस्था पर बंगाल की। आप लोगों की सरकार है सर, आप लोगों की सरकार है, इस पर भी गौर कीजिएगा। आइए संबित पात्रा। भारतीय तो हम लोग ब्रांड नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। आइए संबित। राहुल भाई हाँ देखिए, रुमाना जी बड़ा आश्चर्य का विषय है। राहुल जी बहुत ही कद्दावर प्रवक्ता हैं, समझते भी हैं, मगर ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो दिखा नहीं सकी, मतलब भुखमरी दिखा नहीं सकी, बेरोजगारी दिखा नहीं सकी। रुमाना जी आप अगर भूखे हो, मैं अगर भूखा हूं, तो मुझे किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता है क्या बताने के लिए कि आप भूखे हो, या अगर मैं बेरोजगार हूं या आप बेरोजगार हैं तो आपको एक तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता है कि रोमाना जी आप बेरोजगार है, संबित पात्रा जी आपके पास कोई कामकाज नहीं है। अरे ये तो स्वयं अनुभूति करने, टू बी एक्सपीरियंस बाय वन सेल्फ। आपको अगर हम खाना नहीं दे पा रहे हैं तो ये अपने आप वोटर जानेगा कि खाना नहीं मिला है और जाके ईवीएम में वो कमल को वोट नहीं देता, वो वोट दे रहा है। मतलब रोटी कपड़ा मकान को लेकर सरकार पर विश्वास कायम है। और जी आइए राहुल चक्रवर्ती जवाब दीजिए, उसके बाद आ रही हूं आशुतोष जी आपके पास। इसमें तो संबित जी जो बोला ये सही बात है, मगर इसमें तो आ गया पैसा का बात, इसमें तो आ गया 27,000 करोड़ रुपया खर्चा होने का बात। जो इलेक्शन में 27,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ तो किस लिए हुआ? ये ब्रांडिंग करने के लिए तो हुआ, जो हम लोग करने से सही बात है। अभी तक आप बता रहे थे कैसे विपक्ष कमजोरियां नहीं दिखा पाया, उसका जवाब मिल गया तो अब आप पैसे का तर्क लेकर आ गए। सर वो नहीं चलेगा, फिर ईवीएम आई जाएगा घूम फिर कर, ईवीएम तो है ही सर। सही है सर, इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि देश को निराशा में धकेलने का काम, सिर्फ यही काम विपक्ष करता रहा, उसी का खमियाजा भुगता। आशुतोष जी कहिए क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राहुल, आराम से आराम से आइए आशुतोष जी। देखिए डॉक्टर पात्रा जो अभी बात कह रहे थे जी, डॉक्टर पात्रा जो अभी बात कह रहे थे कि क्या गरीब को उसकी गरीबी नहीं दिखी, उसका जवाब कल प्रधानमंत्री दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत का जो मतदाता है वो देश हित को पहले रखता है, और उसको इस वक्त जो है एक ये जो मैंने पहले भी कहा कि उसके सामने एक हवा बनाया गया कि पाकिस्तान से खतरा है। पुलवामा जो कि असल में मोदी सरकार का फेलियर था, उसको लेके मोदी जी खुद लोगों से वोट मांगते थे कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट दीजिए। तो भारतीय जो मतदाता है वो देश हित को पहले लगता है, और मोदी जी दलित को रखते हैं। इसलिए कभी जाके उन्होंने वोट इस बात पे नहीं मांगा कि मैं जो है आपको 2 करोड़ नौकरियां दे दी। जो बात होती इसे देखने का ये तरीका भी तो हो सकता है ना कि भारतीय मतदाता है सर, वो खुद में और देश में कोई फर्क समझता नहीं है सर। भारतीय मतदाता खुद में और देश में कोई फर्क समझता नहीं है सर। भारतीय
भारतीय मतदाता को ये पता है कि अगर देश हित है तो मतलब भारतीय मतदाता का उसमें हित है ही हित है, उसी में हित है भारतीय मतदाता का। इस बात को भारतीय मतदाता समझता है। आइए संगीत रागी साहब आइए। ठीक है ठीक है सर, नजरिए की बात है, आपने अपनी बात रखी, मैंने उस पर अपना नजरिया रख दिया। एक नजरिया भारतीय मतदाता का ये भी हो सकता है कि साहब जिसमें देश हित उसी में भारतीय मतदाता का हित। सर नजरिया ही है, यहाँ पर नजरियों पर ही हम बात कर रहे हैं अलग अलग, इसी वजह से आप सब अलग अलग विचारधारा से जुड़े लोगों को बुलाया। आइए जी रागी साहब। देखिए, देश ने इसलिए वोट नहीं दिया कि देश को लगा कि पाकिस्तान से खतरा है इसलिए हम मोदी सरकार को वोट दें। देश ने इसलिए वोट दिया कि मोदी ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जो आज तक भारत का कोई भी नेतृत्व 1971 के बाद ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कांग्रेस पार्टी भी नहीं तैयार है। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि हम नहीं बता पाए, तो आपने तो 1 साल से नरेंद्र मोदी चोर हैं, आपने ये नैरेटिव चलाया, उस नारे को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आप ये जाकर के क्यों नहीं सोचते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि माना कि बेरोजगारी, पॉवर्टी, इन सारे मुद्दों को किनारे करके देश नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए ही सिर्फ तैयार नहीं हुआ, पहले से बेहतर मतदान किया और पहले से ज्यादा मैंडेट दिया। बहुत बड़े और इसका कारण ये था आशुतोष जी, इसका कारण सिर्फ इतना है कि लोगों ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहले लोकसभा, आज राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए आड़े हाथों विपक्ष को आईना दिखा दिया कांग्रेस को। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे। संबित पात्रा, कांग्रेस को मतलब उसका अहंकार ले डूबा, और अगर यही रवैया रहेगा कांग्रेस का, फिर तो कांग्रेस मुक्त भारत, वो सपना साकार होने में देर नहीं लगेगी। देखिए रोमाना जी, मैं बड़े ध्यान से इस डिबेट को भी सुन रहा हूं। इस डिबेट में भी वही हो रहा है जो नरेंद्र मोदी जी ने गालिब के शेर के माध्यम से कहने की चेष्टा की थी। यहां भी चेहरा नहीं साफ किया जा रहा है, यहां भी बार बार हर उत्तर के बाद, हर प्रश्न के बाद जब आर्ग्यूमेंट होता है तो हमारे प्यारे प्यारे पैनलिस्ट भाई जो हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, वह बार बार आईना साफ कर रहे हैं। जब मैंने कहा कि देखो भूख हो या बेरोजगारी हो वो तो जनता खुद बता देगी, तो कहा गया 27,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। आगे और बोलूंगा तो बोलेंगे ईवीएम खराब था। कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार नहीं है कि गलती कहां हुई है। देखिए, आज तक राहुल गांधी के नेतृत्व पर संशय चल रहा है खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर। राहुल जी नेतृत्व रखेंगे, नेतृत्व छोड़ेंगे, इसको लेकर उनके प्रवक्ता 1 महीने से टीवी पर नहीं आ रहे हैं। ये क्या हमारा दोष है? आप देखिए, कंफ्यूजन रिसाइड्स विद इन कांग्रेस। खुद कांग्रेस के कोर में, जहां उनके अध्यक्ष निवास करते हैं, वहां कंफ्यूजन है। जहां कोर में ही कंफ्यूजन हो, वो पूरे देश को स्थिरता की तरफ कैसे ले जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात मैं बता के समाप्त करूंगा अपनी बात को। देखिए, इस देश में जिसको अभाव, प्रभाव और दबाव की बात कही नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने भाषण में, भ्रष्टाचार एक वे ऑफ लाइफ बन गया था। नेताओं को लगता था कि भ्रष्टाचार करना और भ्रष्ट तरीके से जीवन को जीना और उसका प्रभाव छोड़ना, लोगों पर दबाव डालना, ये एक कॉमन तरीका है। आज देश बदल रहा है और इसको आज न्यू इंडिया वर्सेस ओल्ड इंडिया के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी समझाया। बिल्कुल आशुतोष जी, वही तो आईने की रगड़ाई अभी भी चल रही है सर। न्यू इंडिया पर भी आपत्ति हो जाती है। देखिए, न्यू इंडिया की तो बात मोदी जी ने करी नहीं, और अभाव प्रभाव की बात कर रहे थे, मिसयूज ऑफ पोजीशन की। तो अभी आपने कैलाश विजयवर्गीय के लड़के को जो है बैट से अफसर को मारते हुए दिखाया। ओल्ड इंडिया न्यू इंडिया का पूरा फर्क मोदी जी ने गिनाया। अगर आपने वो भाषण सुना हो, वो नहीं देखा राज्यसभा में, अगर आपने सुना हो तो ओल्ड इंडिया न्यू इंडिया का पूरा फर्क बताया। अगर आप बात करें डॉक्टर संबित पात्रा की, जहां तक डॉक्टर संबित पात्रा अभी बात कर रहे थे, जो पूरा यहाँ पे भी इनकी तरफ से सारा अटैक कांग्रेस को है। कांग्रेस ने जो किया उसका तो फल वो भुगत ही रही है। अब आप कब तक कांग्रेस को गाली दे दे के वोट मांगते रहेंगे कि भाई कांग्रेस की ये गलती थी इसलिए मोदी को वोट दो, कांग्रेस ने मोदी को गाली दी इसलिए मोदी को वोट दो। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ, मैं राहुल चक्रवर्ती में आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो तर्क यहाँ पर आशुतोष जी दे रहे हैं, अब तो चुनाव भी नहीं है सर, और ऐसे में ये तर्क गढ़ लेना कि कब तक कांग्रेस को गाली दे देकर वोट मांगते रहेंगे, अब तो वोट मांगने की जरूरत नहीं है सर। आप राहुल जी,
आपको ये गलतफहमी है यही फोबिया हो गया है क्या? बाद फिर चुनाव राहुल जी, यही फोबिया हो गया है क्या? यही फोबिया हो गया है क्या विपक्ष को कि अब उसे चुनाव से डर लगने लगा है, हर चीज में उसको वोट नजर आने लगा है? देखिए बात फोबी, देखिए रुमाना जी, ये बात यह है जो वोट पे हार जीतना मतलब ये हर समस्या का समाधान हो जाना ऐसा नहीं। अगर यहाँ पे लोकतंत्र है तो मैं यहाँ सवाल कर सकता हूँ, सवाल करने का हक पूरा हमारा है। बीच पे ऐसा बात हो गया था जो सवाल करने से आप भारतीय नहीं है, ऐसा बात चले आ रहा था। भाई जो भी परिस्थिति स्थिति जो भी है, आज हमारा सवाल करने का हक है और इसमें वोट पे हार जीत का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। आज भाजपा ने पावर में आया या नहीं है, मगर वो बेरोजगारी का बात मैं करूंगा, मैं सवाल करूंगा, करता रहूंगा। मैं आज सर सवालों का कोई आधार भी तो होना चाहिए ना सर, सवालों का कोई आधार भी तो होना चाहिए ना। राजनीतिक दल लोकतंत्र के अंदर उन्हें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए ना। सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करने के लिए क्या विरोध होगा? क्योंकि आप सर संघीय व्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया जो जवानों ने शहीद हो गया, पुलवामा में जो जवान शहीद हो गया, उसका बारे में आज तक इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हुआ? आज तक क्यों पता नहीं चला जो क्या हुआ था बेसिकली, क्यों ऐसा किसका फॉल्ट था? तो ये तो सवाल होता रहेगा रुमाना जी। आज मैं जवाब नहीं दूंगा, कुछ भी कह दूंगा, जो हर चीज को लगा दूंगा कांग्रेस के ऊपर या लगा दूंगा विरोधी के ऊपर, उसमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता है। प्रधानमंत्री जीत गया तो हर किसी का प्रधानमंत्री है। ठीक है सर, सुन लीजिए संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, सुन लीजिए राहुल चक्रवर्ती, सुन लीजिए, आइए संबित। देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है रोमाना जी, चुनाव समाप्त हो चुके हैं, जिसको सरकार बनाना था उन्होंने सरकार बना लिया है, अभी कोई चुनाव है भी नहीं, मगर क्या बात चल रहा है? अब देखिए वही उन्हीं चीजों पे हम लौट के जा रहे हैं, उन्हीं चीजों के विषय में हम बात कर रहे हैं। आज मोदी जी ने जो संशय थे उनका निवारण किया, कभी भी उन्होंने अपनी तरफ से कांग्रेस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। याद करिए अधीर रंजन चौधरी जी ने मोदी जी को ललकारा था परसों, उन्होंने कहा था अगर भ्रष्टाचार का केस है तो सोनिया जी और राहुल जी जेल के पीछे क्यों नहीं है, तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा था हमारी ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी, हम मोटे पतले हो सकते हैं, ऊंचाई उतनी रहेगी। ऊंचाई को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया। कुछ सांसदों ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए थे, कल उठाए थे, राज्यसभा में उठाए थे, और इसीलिए राज्यसभा में ही नरेंद्र मोदी जी ने ईवीएम के विषय में जवाब दिया। परसों कुछ लोगों ने आधार के विषय में सवाल उठाए थे, तो आधार पे जवाब दिया, अपने मन से किसी पे तंज नहीं कसा। मुझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात याद आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में बने रहने के लिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई गालियों को किस तरीके से गहना बनाया जाता है, ये कला वो जानते हैं, और आज यही हुआ है। संसद में जिस तरीके से वो तमाम हमले जो न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि उनकी सरकार पर किए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, उन सब का करारा जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। बाकायदा विपक्ष खासतौर से कांग्रेस को आईना दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, जैसा बोएंगे काटेंगे भी वैसा ही। ये बात कांग्रेस जितनी जल्दी समझ ले उतना ही पार्टी के लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ बनने के लिए।